हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अंग का प्रयोग। तो चलिए देखते हैं कि अंग का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है और कैसे क्या होता है। तो चलिए अंग का प्रयोग सबसे पहले हम देखते हैं कि अंग बिना स्वर के सपोर्ट के नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम अंग की मात्रा को अ के सपोर्ट के साथ लिखते हैं। तो ये अंग है, ठीक है। अंग का प्रयोग हम सबसे पहले अनुस्वार के रूप में करते हैं, चंद्र बिंदु के रूप में करते हैं और पंचम वर्ण के रूप में करते हैं। अनुस्वार क्या होता है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि वर्णमाला के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर, अयोगवाह, व्यंजन और संयुक्ताक्षर। तो जो वर्णमाला का दूसरा प्रकार होता है अयोगवाह, उसमें अनुस्वार होता है। इसे अनुस्वार को एक बिंदु के रूप में लिखते हैं और इसे अयोगवाही क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो अनुस्वार होता है यह न तो पूरी तरह स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है, ठीक है। चलिए दूसरा चंद्र बिंदु के रूप में देखते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्र बिंदु कैसे लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जब भी हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, जो ध्वनि होती है हमारे कंठ से निकलकर मुंह से बाहर आती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम मुख से अनुस्वार का उच्चारण करते हैं, जबकि चंद्र बिंदु का उच्चारण हम मुंह के साथ साथ नाक से भी करते हैं। तो चंद्र बिंदु अपने मूल रूप में इस तरह लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी हम चंद्र बिंदु का प्रयोग एक बिंदु के रूप में भी करते हैं। तो कैसे हम चंद्र बिंदु का प्रयोग एक बिंदु के रूप में करते हैं? चलिए इसके लिए हमें सबसे पहले स्वर की मात्राओं को लिखना पड़ेगा। तो चलिए पहले स्वर की मात्राओं को लिखते हैं। आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ। ये हमारी क्या है, सब स्वर की मात्राएं हैं। तो अब इन मात्राओं को लिखने के बाद हम जो भी मात्राएं हैं, अगर यदि वो शिरोरेखा के नीचे है तो उन मात्राओं के साथ चंद्र बिंदु अपने मूल रूप में आता है, जबकि ऐसी मात्राएं जो शिरोरेखा के ऊपर हैं उनमें चंद्र बिंदु अनुस्वार के रूप में मीन्स अंग के रूप में आता है। जैसे कि हम मात्राओं के साथ चंद्र बिंदु लगाते हैं, फिर हम देखेंगे। जैसे आ की मात्रा है तो चंद्र बिंदु मूल रूप में, छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा के रूप में बिंदु के रूप में, छोटा ऊ की मात्रा है तो उसमें मूल रूप में, बड़ा ऊ की मात्रा है मूल रूप में, री की मात्रा है मूल रूप में, ए, ओ और औ की मात्रा के साथ मूल रूप में न लगकर अनुस्वार किस रूप में लगता है, अंग के रूप में लगता है। अब आप पूछेंगे कि क्यों यहाँ पर ऐसे लगाया जा रहा है मात्राओं को, मीन्स चंद्र बिंदु को क्यों जो मात्राएं शिरोरेखा के नीचे हैं उनके साथ मूल रूप में और जो मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर है उनके साथ बिंदु के रूप में क्यों लगाया जा रहा है? इसलिए लगाया जा रहा है कि जब भी हमने टाइपिंग स्टार्ट की थी तो टाइपिंग क्या होती है कि फास्ट होती है, तो उसमें समय की कमी की वजह से जब भी हम मात्राएं या स्थान की कमी की वजह से जब भी जो मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लिखी जाती हैं उसमें चंद्र बिंदु अपने मूल रूप में न लिखकर एक बिंदु के रूप में लिखा जाता है। तो चलिए इसको डिटेल में समझने के लिए हम कुछ शब्दों को लेंगे और उनके थ्रू समझेंगे। तो चलिए कुछ शब्द हम लिखते हैं, जैसे गांव, गांधी, आंचल, पांव, 5, मैं, मुंह, में, नहीं, है। अब यहाँ पे कुछ शब्दों को जो मैंने लिखा इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो भी मात्राएं शिरोरेखा के नीचे लगी हुई हैं, जैसे गांव,
गांधी, आंचल, पांव, पांच, इन सभी में क्या है कि जो चंद्र बिंदु है वो अपने मूल रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, लेकिन जो भी ऐसे शब्द हैं जिनमें मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगी हुई हैं, उसमें चंद्र बिंदु अपने मूल रूप में न प्रयोग करके किसमें, बिंदु के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे मैं, मुह, में, नहीं और है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें मात्राएं जो है वो ऊपर है, इसलिए इसमें हम क्या है, एक मात्राएं होने की वजह से जो दूसरी चंद्र बिंदु वाली मात्रा है उसको उसके मूल रूप में न लिखकर बिंदु के रूप में लिखा है। तो आई होप इनके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार में अंग का प्रयोग इस तरह करते हैं, चंद्र बिंदु में अंग का प्रयोग यदि शिरोरेखा के नीचे मात्रा है तो मूल रूप में करते हैं, जबकि यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है तो चंद्र बिंदु अपने मूल रूप में न करके बिंदु के रूप में किया जाता है। अब आइए तीसरा जो है जिसमें हम क्या करते हैं, बिंदु के रूप में या अनुस्वार के रूप में या अंग के रूप में प्रयोग करते हैं, वो है पंचम वर्ण। अब कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको नहीं पता होगा कि पंचम वर्ण किसे कहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या जाएंगे, हम देखेंगे कि पंचम वर्ण कहते किसे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि वर्णमाला के कितने 4 प्रकार होते हैं। कौन से? स्वर, अयोगवह, व्यंजन और संयुक्ताक्षर। ठीक है, तो स्वर, अयोगवह हम यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं, संयुक्ताक्षर की भी बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन उसी का जो तीसरा प्रकार है वर्णमाला का, उसे हम व्यंजन कहते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, उसमें ही हम पंचम वर्ण देखते हैं। तो चलिए कहाँ है इस व्यंजन में पंचम वर्ण, वो ढूंढते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि व्यंजन जो होते हैं उसके भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला तो स्पर्श व्यंजन होता है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन होता है और तीसरा ऊष्म व्यंजन होता है। तो हम आज पंचम वर्ण में सिर्फ व्यंजन का जो पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन, उसकी बात करेंगे, क्योंकि उसमें जो जो ध्वनि होती है वो कंठ से निकलकर मुंह के किसी न किसी भाग को टच करके, स्पर्श करके निकलती है, इसलिए हम इन्हें, इन 5 वर्गों को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और इसमें बताना चाहती हूँ कि ये 2 तरह से इनको डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है कि इनको बाएं से दाएं डिवाइड करते हैं। तो बाएं से दाएं डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले इनको लिखते हैं कि जैसे कि क जो होता है ये सबकी देखभाल करता है इस पूरे, तो यहाँ पे क जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है, और जो भी हेड ऑफ द फैमिली होता है सोसाइटी में उसी के नाम से उसके परिवार को जानते हैं। तो जैसे क है, ये इन सभी का हेड ऑफ द फैमिली है, मुखिया है। च है, इन सभी का मुखिया है, तो इनको हम इनके मुखिया के नाम से ही जानते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम क वर्ग लिखेंगे, दूसरा च वर्ग हो गया, तीसरा ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, और ये हो गया हमारा प वर्ग। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि जो मुखिया है उसके ही नाम से उसके परिवार के लोगों को जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये क वर्ग के नाम से हो गया, च वर्ग के नाम से, ट वर्ग के नाम से, त वर्ग के नाम से और प वर्ग के नाम से। एक तो ये हमारा तरीका हो गया, वर्ग का हो गया। और दूसरा क्या है कि दूसरा हम प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण के नाम से सभी को जानते हैं। तो यहाँ पे प्लेस कम होने की वजह से मैं ऐसे नंबरिंग करके लिख दे रही हूँ। प्रथम वर्ण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और ये हमारा पंचम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सारे हैं इन्हीं का हम इनमें प्रयोग करने जा रहे हैं। यही हमारा पंचम वर्ण है, और इन्हीं पंचम वर्ण को हम किसमें लिखते हैं? बिंदी के रूप में, बिंदु के रूप में या अंग के रूप में लिखते हैं, अंग के रूप में लिखते हैं। तो चलिए
देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ शब्दों को लेना होगा और उनके थ्रू हम समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ शब्द लिखते हैं। कैंप। अब देखिए यहाँ पे मैं पंचम वर्ण का प्रयोग किए शब्दों को लिख रही हूं। कैंप, संघ, अंग, चुंबक, संबंध, चंपा। तो ये हमारे कुछ शब्द हो गए, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इनको दो तरीके से आपको बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले जो मैंने ये सारे शब्द लिख रखे हैं, ये सारे शब्द, कुछ शब्द ऐसे होंगे जैसे ये दो शब्द ये हमने कम ही देखे होंगे किताबों में, क्योंकि ये आज के किताबों में नहीं आते हैं। ये पहले की किताबों में हमें देखने को मिल जाते हैं। और कुछ कैंप है वो हमें कभी कभी मिल जाता है, चुंबक है कभी देखने को मिलता है कभी नहीं, संबंध है और चंपा है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि इसमें हम कहाँ अंग की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो भी ये हमारा पंचम वर्ण जैसे म, अंग, अंग, म, न, म, यहाँ पे हम क्या है अंग की मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बिंदु का प्रयोग अब कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो म है ये आधा लिखा जाता है, इसीलिए मैंने पहले ही जो ये व्यंजन है इनमें सभी को आधे रूप में लिखा है, अर्ध रूप में लिखा है, न कि पूर्ण रूप में लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पर अर्ध रूप ही लिखने जा रहे हैं और प्रयोग करने जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जो भी ये पंचम वर्ण होता है हमेशा ये क्या होता है, अर्ध होता है, न कि पूर्ण होता है। तो क है, म है और प है। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये म है ये प के ऊपर जाएगा, ये क के ऊपर जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान दीजिए कि जब भी ये पंचम वर्ण आता है तो ये हमेशा अपने पहले लेटर पे जाता है, अपने जो उसके आगे का लेटर है उसके ऊपर जाता है, न कि पीछे के लेटर के ऊपर जाता है। तो ये किस पे आएगा, ये क पर आएगा और प इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। उसी तरह संग है तो किस पे लिखेंगे, ग के ऊपर जाएगा या स के ऊपर जाएगा, स के ऊपर जाएगा, ठीक है। अंग में भी ये अ के ऊपर जाएगा। उसी तरह चुंबक है, अब चुंबक में ये ब के ऊपर जाएगा और च के ऊपर जाएगा, ये च के ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये अपने आगे आने वाले नहीं, जो आगे का जो लेटर है ये उसके ऊपर जाता है। ये आगे का लेटर है और ये आगे आने वाला लेटर है। उसी तरह यहाँ पर ये स के ऊपर, ये म स के ऊपर चला गया और ये न ब के ऊपर चला गया। यहाँ पर म किसके ऊपर जाएगा, च के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये तो आपको इस तरह हो गया। अब दूसरा कंफ्यूजन आता है कि अगर इस तरह के शब्द दे दिए जाते हैं तो हम ऐसे शब्दों को कैसे बनाते हैं। उसके लिए भी बहुत इजी वे है। क्या करना है आपको, सपोज इनको मैं हाइड कर देती हूं या इरेज कर देती हूं। अब हमारा पहला शब्द क्या है, कैंप है। तो ये जो बिंदी है, ठीक है, ये हम कैसे जानेंगे कि इनको क्या लिखना है, कौन सा पंचम वर्ण इसकी जगह प्रयोग करना है, और पंचम वर्ण प्रयोग करना है कि नहीं करना है ये भी क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि पंचम वर्ण नहीं होते हैं, पंचम वर्ण नहीं होते हैं।
तो देखिए, जैसे कि पहले हमें चेक करना है कि कैंप है। अब ये हमारा इसमें पंचम वर्ण है कि नहीं है, इसको करने के लिए, चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जहां भी हमने ये बिंदी का प्रयोग किया है उसके नेक्स्ट लेटर को, न कि बैक वाले लेटर को, उसके नेक्स्ट वाले लेटर को देखेंगे कि वो किस वर्ग से रिलेटेड है। तो ये किस वर्ग से रिलेटेड है? प। तो प हमारा प वर्ग से रिलेटेड है और प वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? म है। तो हमेशा हम जो है पंचम वर्ण उसको उसके पहले लिखेंगे। मीन्स ये बिंदी यहां से हटकर किस वर्ग का है उसको देखने के बाद उस वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है देखने के बाद उसको उसके आगे लगा देते हैं। ठीक है। दूसरा उसी तरह देखते हैं कि संघ। अब देखिए स तो इजी आ जाएगा। अब हमें देखना क्या है कि इसका नेक्स्ट लेटर कौन सा है। तो नेक्स्ट लेटर देखिए ग है और ग किस वर्ग का है? तो क वर्ग का है, तीसरा वर्ण। ठीक है। और हमें देखना क्या है? पंचम वर्ण देखना है। तो हम इसकी जगह अंग लगाएंगे और ग लिख देंगे। ठीक है। उसी तरह अंग लिखा है यहाँ पर, तो अ लिख लेंगे। ग क वर्ग का तीसरा और तृतीय वर्ण है और इसका पंचम वर्ण क्या है? अंग है। तो ये इस तरह लिखेंगे। चौथा क्या है? चुंबक। अब च तो हम एज इट इज लिख लेंगे, चू। ठीक है। अब इसको देखेंगे, ब किस वर्ग का है? तो ब हमारा प वर्ग का तीसरा वर्ण है और इसका अंतिम क्या है? म है। तो हम यहाँ पे म ब क लिखेंगे। उसी तरह संबंध देखिए, स तो इजीली लिखेंगे। अब यहाँ पे दो दो बिंदियां आ गई हैं, दो दो बिंदु हैं, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो पहला ये बिंदी इससे रिलेटेड होगा और ये बिंदी अपने नेक्स्ट लेटर इससे रिलेटेड होगा। ठीक है। तो ये ब किस वर्ग का है? प वर्ग का। अब प वर्ग का पांचवा कौन सा है? म है। और ये ध है, त वर्ग का है, चौथा लेटर, और इसका पांचवा कौन सा है? न है। ठीक है। तो न और ध इस तरह हम लिखेंगे। उसी तरह चंपा है, तो च में तो हम कुछ नहीं करेंगे। जो अंग है, अंग की मात्रा है, उसको क्या लिखेंगे? प। प वर्ग से देखेंगे कि ये प है तो प वर्ग का है और प वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? म है। तो इसलिए यहाँ पे हाफ म और प आ जाएगा। तो ये हमारा चंपा। तो ये दो तरीके से आपने समझा। अगर इस तरह से आएगा तो इस तरह कैसे बनाएंगे और अगर ऐसे आ गया तो इस तरह से कैसे बना सकते हैं। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि पंचम वर्ण किसे कहते हैं और पंचम वर्ण जो है, पंचम वर्ण जो है वो एक बिंदु के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, अंग के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गए। अब आपको कुछ यहाँ पर मैं और चीजें बताऊंगी कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ण आ जाते हैं जिन्हें हम नहीं समझ पाते हैं कि वो अंग के रूप में लिखे जाएंगे, हाफ लेटर के रूप में लिखे जाएंगे या नहीं लिखे जाएंगे। तो वो ऐसे कौन से वर्ण हैं और ऐसे कौन से शब्द हैं उनको देखेंगे। हमारे क्या हो गया, जैसे संयम, संशय, संरक्षक, संस्कृत, संसार, ये हमारे कुछ शब्द हैं। ठीक है। संयम, संशय, संरक्षक, संस्कृत और संसार। तो अब आप ये सोचते होंगे कि ये भी तो जो बिंदी वाले शब्द हैं इनको हम कैसे समझेंगे कि इनको हम हाफ लेटर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इन्हें हाफ लेटर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये हमने व्यंजन के स्पर्श व्यंजन जो प्रकार है उसमें देखा कि ये 25 वर्ण है और इन सभी का एक ग्रुप है 5-5 वर्ण का। ठीक है। तो इनका पंचम वर्ण होता है तो इसलिए इन्हें हम हाफ लिख सकते हैं। लेकिन ये देखिए य, र, ल, व, श, श, ह, ये सारे जो है
ये क्या होते हैं, इनका पांचवा वर्ण नहीं होता है, ये एक ग्रुप में, एक वर्ग के रूप में नहीं होते हैं। और इसलिए जब भी ऐसे लेटर हम देखते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ मैं बताती हूँ, जब भी ऐसे लेटर्स हम देखते हैं यदि बिंदु का प्रयोग होता है तो क्या होता है कि वो हाफ लेटर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे शब्द लिख रखे हैं। अब आप देखेंगे कि वो होते हैं या नहीं होते। जैसे कि संयम है, तो हमने पहले क्या किया था, जब पंचम वर्ण था, देखा कि जो यहाँ पे जो बिंदु के बाद जो नेक्स्ट लेटर है वो किस वर्ग का आ रहा है, लेकिन ये जो है ये किसी वर्ग से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये जो है अंग की मात्रा जो है ये न में इस तरह से चेंज नहीं होगी, अदरवाइज इसका उच्चारण बदल जाएगा, ये संयम हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर ये लिखने जाए तो संशय ये होगा, इसका उच्चारण नहीं हो पा रहा है, तो ये गलत है, ये गलत है। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि उनको हाफ लेटर में कन्वर्ट करें या न करें, तो उसके लिए हमें जो भी बिंदु है उसके आगे का लेटर देखते हैं। जैसे यहाँ पे यह देखे, अब ये किस वर्ग का है, किसी भी वर्ग का नहीं है, ये जो अंतस्थ व्यंजन है उनमें से है, इसलिए ये जो है बिंदी और ये जो अंग है ये कन्वर्ट नहीं होगा किसी भी हाफ लेटर में, ये एज इट इज रहेगा। उसी तरह ये श है, ये किसका है, ऊष्म व्यंजन का है, और ये बिंदी है, तो ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका भी कोई पंचम वर्ण नहीं है, इसलिए ये भी चेंज नहीं होगा। उसी तरह संरक्षक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल तो रहे हैं संरक्षक, लेकिन ये लिखेंगे नहीं, न यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये उच्चारण भले हम न कर रहे हैं लेकिन इसको बिंदु के रूप में ही लिखेंगे। उसी तरह संस्कृत है, अब क्या संस्कृत यहाँ पे हम हाफ न ऐड कर सकते हैं बिंदी की जगह, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हाफ स हमने लिखा है और हाफ स किसी भी वर्ग का नहीं है, इसलिए ये एज इट इज लिखा जाएगा। उसी तरह यहाँ पे फुल सा है तो वो भी एज इट इज लिखा जाएगा। मीन्स आपको समझने के लिए मैं बताती हूँ कि यदि इन पांचों वर्गों को छोड़कर ये सारे लेटर्स जो है य, र, ल, व, श, स, ह यदि आते हैं और उनके साथ अगर ये बिंदु या अंक की मात्रा प्रयोग की जाती है तो वो हाफ लेटर में कन्वर्ट नहीं होंगी। ये आपको याद करने योग्य और ध्यान देने योग्य बात है। एक दूसरी ध्यान देने योग्य बात क्या है कि कभी भी हमने देखा है बहुत सारे शब्द जो होते हैं वो हाफ लेटर होते हैं और सेम रिपीट किया हुआ होता है, मीन्स दोनों ये पंचम वर्ण होते हैं। देखिए म हाफ है, ये म फुल है, लेकिन ये दोनों क्या है कि पंचम वर्ण ही है। तो क्या हम इस म की जगह ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये रॉन्ग होगा। ठीक है। उसी तरह अगर हम दूसरा शब्द लेते हैं सम्मति, उसी तरह क्या इस म की जगह हम ये लगा सकते हैं? नहीं, ये भी गलत होगा। तीसरा लेते हैं जन्म, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ये क्या है, पंचम वर्ण है, ठीक है। तो क्या हम इस म को ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे न हटा दे? तो नहीं लिख सकते हैं, ये क्या होगा, हमारा रॉन्ग होगा। तो ये दो ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी अगर दो पंचम वर्ण साथ में आते हैं वो किसी भी वर्ग के हो, या तो सेम वर्ग के भी हो सकते हैं या डिफरेंट वर्ग के भी हो सकते हैं, तो हमेशा देखिए समझिए कि वो चेंज नहीं होंगे, वो बिंदु के रूप में, अंक की मात्रा के रूप में चेंज नहीं होंगे। दूसरी चीज ये है कि जब भी य, र, ल, व, श, ह ऐसा वर्ण अगर बिंदु के साथ या अंक की मात्रा के साथ आ रहा है तो उसकी जगह हम अर्ध लेटर को या आधे लेटर को नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनका अपना वर्ग नहीं होता है। और जब भी हम देखते हैं कि वो वर्ग के अनुसार ही हम पांचवा लेटर और पंचम वर्ण यूज करते हैं। तो आई होप आपको अंग का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, अनुस्वार, चंद्र बिंदु और पंचम वर्ण के रूप में, ये समझ में आ गया होगा। पंचम वर्ण के रूप में यदि आपको इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
न भूलें। बेल आइकन प्रेस जरूर करें, इस तरफ बेल आइकन का बटन रखें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।